वेलकम बैक टू चैनल डिकोड जियोपॉलिटिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हिस्ट्री क्या है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान का भी पर्सपेक्टिव में से FATF के लॉसेस भी झेलने पड़े इसके वजह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें FATF के, तो इसे फॉर्म किया गया था 1989 में, और इसे फॉर्म किया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा। और G7 की समिट हुई थी, मतलब जो जो G7 की समिट हुई थी आपको पता है। तो उस वक्त 1989 में ये समिट हुई थी पेरिस, फ्रांस में, और यही इसके हेडक्वार्टर्स है। OECD और OECD, मतलब ये जो है OECD और FATF एक ही बात आप समझ सकते हो, इसी के अंडर ये काम करते। तो इसके भी हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है, और इसे फॉर्म किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ मेंबर जुरिडिक्शंस, और ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इसीलिए इसके हेडक्वार्टर्स भी पेरिस में क्यों है, क्योंकि 1989 में समिट के दौरान इसका अनाउंसमेंट हुई थी, तो इसके हेडक्वार्टर्स भी वही रखे गए। तो FATF के प्रेसिडेंसी के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल FATF के प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, जो कि जर्मनी के हैं, और इनके मतलब जो भी इनका कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। तो 2 साल पहले थे शिनजैन लियू, जो कि चाइना के थे अब, और फिलहाल तो मार्कस प्लेयर है जर्मनी के। तो FATF क्या है, तो आपको बताए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये बनाई गई थी जो ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसे रोकने के लिए। और इसके 2 लिस्ट भी है, आपने सुना ही होगा, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। फ़िलहाल तो ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ है काफ़ी समय से, नॉर्थ कोरिया और ईरान। और ऐसे इतने आसानी से भी कोई ब्लैक लिस्ट नहीं करते किसी भी कंट्री को, बट ग्रे लिस्ट में किसी भी कंट्री का जाना एक आम बात है। जैसे कि मॉरिशस या फिर सिंगापुर के जो आसपास की कंट्रीज़ है, आइलैंड कंट्रीज़, वो भी कभी कभार यहाँ जाती रहती है, क्योंकि उन्हीं आइलैंड कंट्रीज़ का, जो भी कैरिबियन आइलैंड्स भी हैं, उन्हीं आइलैंड कंट्रीज़ का इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। तो इसके 2 लिस्ट हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो FATF क्या काम करता है वो डिस्कस करते हैं। तो FATF के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन। पहले तो आपको मैंने बताया, पहला मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना ग्लोबली, दूसरा है ग्लोबली टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। तो जब 2001 में इसमें रिफॉर्म्स लाए गए FATF में, तो इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये चीज़ ऐड की गई। 1989 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तब ये चीज़ नहीं थी उसमें, सिर्फ वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग पे ही फोकस किया जाता था। बट 2001 के रिफॉर्म्स के बाद टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें ऐड किया गया, और फिर से अप्रैल 2012 में, अप्रैल में फिर इसमें रिफॉर्म्स किए गए। और वहाँ पर एक मेन चीज़ ऐड की गई कि जो भी वेपन्स है जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है, ऐसे वेपन्स की भी हम टेररिस्ट को फाइनेंसिंग भी नहीं मिलने देंगे, और ऐसे वेपन्स भी नहीं मिलने देंगे। तो ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स है FATF की। FATF में 39 मेंबर्स है, इसमें इंडिया भी है, UK, यूरोपियन कमीशन, न्यूजीलैंड, रशियन और सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, ऐसी कंट्रीज, जर्मनी, ये भी इसमें है। और इंडिया भी इसका एक मेंबर कंट्री है। तो अब हम पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखेंगे। इसके पाकिस्तान के हिसाब से इंडिया को भी ग्रे लिस्ट में शामिल करना चाहिए, ऐसा देख सकते हो आप। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पहले आर्टिकल में, कि इनका कहना है कि इंडिया को भी पाकिस्तान की तरह ग्रे लिस्ट में ऐड किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका कहना है, जो कि आपको पता होगा, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में जो एक टेररिस्ट थे, एक टेररिस्ट है हाफिज़ सईद, तो उसके घर के बाहर जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें इंडिया के रॉ का हाथ था, ऐसा इनका कहना है। और इसके वजह से इंडिया टेररिज्म फैला रहा है पाकिस्तान में।
तो इसके वजह से अब इंडिया को भी ग्रे लिस्ट में होना चाहिए, इसका ये जो मोहम्मद कुरैशी है पाकिस्तान के, इनका कहना है। तो आज ही एक न्यूज़ आई थी कि ये जो जाकिर रहमान लखवी है, ये मुंबई अटैक में शामिल था और इसी ने टेररिस्ट को फाइनेंसिंग की थी। अब पाकिस्तान ने इन्हें जेल में डाल दिया। तो अब पाकिस्तान इन्हें जेल में क्यों डाल रहा है? और जो हाफिज़ सईद है, मास्टरमाइंड मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के, उसे भी पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट में रखा गया और जेल में भी शायद अब शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को दिखाना है कि वो अब टेररिस्ट के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं, और क्योंकि उन्हें ग्रे लिस्ट से बाहर भी आना है। तो अगर हम पाकिस्तान के हिस्ट्री के बारे में देखें, मतलब ग्रे लिस्ट की हिस्ट्री के बारे में, तो 2012 में पहली बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया था और वो 2015 तक थे। फिर से अगेन 2018 में ऐड किया गया। तो पहले 2015 टू 2018 ग्रे लिस्ट से बाहर रहा और फिर 2018 तो APJ टीम बिगिंस ऑफ 12 डे ऑन साइट एशिया पैसिफिक ग्रुप, ये भी मेंबर है FATF के, और इन्होंने एक साल पहले ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी किया था। और ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, ये इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है क्या, ये चेक करते हैं। फिर से अगस्त 2016 में, अगस्त 2018 में FATF को ऐसा लगा कि नहीं, पाकिस्तान कुछ इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा। और साल में 3 बार इनकी एक प्लानरी कमेटी भी होती है, मतलब किस कंट्री को ग्रे लिस्ट में ऐड करना है, रिमूव करना है, इन्हीं 3 मीटिंग्स में डिसाइड किया जाता है। और फिलहाल आप देख सकते हो, फिर से पाकिस्तान में कब बहुत बहुत दिनों से पाकिस्तान फिर भी अभी भी ग्रे लिस्ट में ही है। तो शायद ऐसा लग भी रहा है कि अगले बार जो भी प्लानरी मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान निकल भी जाए। बट पाकिस्तान की अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो 3-4 महीने या फिर 6 महीने पाकिस्तान निकल जाएगा और फिर से पाकिस्तान को ऐड कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अगर इससे बाहर निकलना है तो पाकिस्तान को एक प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। उनके जो यहाँ टेररिस्ट रह रहे हैं POK में भी, और जो लश्कर ए तोयबा जैसे ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ एक क्या कह सकते हैं हम, सख्त एक्शन लेनी होगी, तभी कुछ हो सकता है, वरना पाकिस्तान को यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अब बात करेंगे कि इसके ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से क्या होगा पाकिस्तान को। बहुत बड़ा नुकसान, आप देख सकते हो, $38 बिलियन का लॉस पाकिस्तान की इकोनॉमी को हो चुका है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है पिछले कुछ सालों में। बट अगर आप देखो तो ये इसमें भी पिछले 2 सालों का ऐड नहीं, मतलब पिछले 2 साल से भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही है, और ये 2019 तक का एस्टिमेट है कि 2019-18 तक कि पाकिस्तान को $38 बिलियन। तो ये जो अमाउंट है 38 बिलियन, ये आराम से 45 बिलियन तक जा सकती है पिछले कुछ सालों का अगर हम कैलकुलेट करें। तो काफ़ी हेवी लॉसेस पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसके वजह से झेलने पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपके ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में या फिर आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट की है तो प्लीज़ दोस्तों, बिना सब्सक्राइब किए आगे मत बढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिकोड जियोपॉलिटिक्स।